आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया है। और ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नेता को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए अदालत ने न्यायिक हिरासत में इस तरह से भेजा है। और इस समय अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में रखा गया है, जबकि मनीष सिसोदिया इसी जेल की जेल नंबर 1 में बंद है, संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद हैं, सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद हैं और शराब घोटाले में एक और आरोपी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता इस समय जेल नंबर 6 में बंद है। 55 वर्ष के अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की बैरक में अकेले रखा गया है और इस दौरान अरविंद केजरीवाल को जेल में टीवी देखने की अनुमति होगी और वो न्यूज चैनल, मनोरंजन के चैनल और खेलों के चैनल देख पाएंगे। कुल मिलाकर 20 चैनल देखने की सुविधा इस समय तिहाड़ जेल में उपलब्ध है। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत होगी, क्योंकि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है, इसलिए हर रोज सुबह उनकी मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। और डॉक्टरों की एक टीम जेल में 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहेगी। और केजरीवाल जिस बैरक में बंद हैं, उसकी सीसीटीवी कैमरों से लगातार 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और जेल मैनुअल के मुताबिक बाकी कैदियों की तरह अरविंद केजरीवाल को भी हर रोज सुबह 6:30 बजे उठना होगा, शाम को 7 बजे उन्हें वापस अपने बैरक में जाना होगा और इस दौरान उन्हें सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे के बीच टीवी देखने की इजाजत भी मिलेगी। तो वो चाहें तो टीवी पर अपने बारे में जो भी खबरें उनके बारे में चल रही हैं वो भी देख पाएंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने 6 अलग अलग याचिकाएं अदालत में दायर की, जिन्हें अदालत ने आज स्वीकार कर लिया। और इन याचिकाओं के तहत अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी है। दूसरा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जेल में अपना मैट्रेस, बेडशीट, तकिए और अपनी रजाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो ये सारा अपना निजी सामान घर से ले जा सकते हैं। अदालत ने कहा है कि केजरीवाल को डायबिटीज है, इसलिए वो जेल में अपने साथ अपने डायबिटीज चेक करने की मशीन, उसकी बैटरी और उसका चार्जर, सेंसर्स वगैरह और दूसरी दवाइयां अपने साथ रख सकते हैं। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जेल में घर का बना खाने की भी इजाजत दे दी है और केजरीवाल ने कोर्ट से आग्रह किया था कि वो जेल में बोतल बंद पानी ही पीना चाहते हैं और इस मांग को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। यानी केजरीवाल जेल में घर का बना हुआ खाना खाएंगे और उन्हें पानी भी बोतल वाला ही मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल में एक चश्मा, एक नोटपैड, एक पेन, टेबल, कुर्सी और कुछ किताबें अपने साथ ले जाने की मांग की थी और वो अपने साथ जो किताबें जेल में ले जाना चाहते हैं उनमें एक भगवत गीता है और रामायण भी है। और अदालत ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो धार्मिक लॉकेट अपने गले में पहनते हैं वो जेल में पहन सकते हैं। तो देखिए, आज मेरे हाथ में वो याचिकाएं हैं जिसमें केजरीवाल ने याचिका लगाई थी कि एक तो वो अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलने की इजाजत दी जाए। फिर वो अपना मैट्रेस, बेडशीट, पिलोज और रजाई वगैरह अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्विल्ट अपनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इजाजत भी उन्हें मिल गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें दवाइयां चाहिए क्योंकि वो डायबिटीज के मरीज हैं, घर का बना हुआ खाना उनको चाहिए और ये सारी बातें अदालत ने उनकी मान ली और उन्हें ये सारी चीजें अपने साथ ले जाने की इजाजत जेल में दे दी गई है। इससे पहले आज जब केजरीवाल को कोर्ट लाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा राहुल मैदान क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी
जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या शराब घोटाले में अगली गिरफ्तारी दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज की हो सकती है। इस समय मेरे पास उसी दस्तावेज की एक कॉपी है जो आज ईडी ने अदालत में दायर किया है और इसमें ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल से हुई पूछताछ का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। तो ईडी ने आज अदालत को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं दे रहे हैं और वो ईडी को कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आज मैं ईडी ने जो दस्तावेज और जो अपना बयान दिया है उसकी कॉपी लेकर आया हूं। इसमें लिखा है कि जब रिमांड के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी का पूर्व मीडिया इंचार्ज विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था, तो केजरीवाल ने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनकी बातचीत बहुत ही कम और सीमित हुआ करती थी। देखिए, विजय नायर का रोल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसमें क्योंकि विजय नायर ही मुख्य बिचौलिया है और विजय नायर को ईडी ने बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया था और ईडी का कहना है कि यही आदमी बिचौलिया था। केजरीवाल और शराब के व्यापारियों के बीच जो डील सेट कर रहा था वो विजय नायर है, लेकिन अब केजरीवाल कहते हैं कि विजय नायर तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था। ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से कहा कि विजय नायर ने खुद अपने बयान में यह खुलासा किया है और स्वीकार किया है कि वो कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में रहता था और अपना सारा कामकाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से करता था, तो इस पर केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विजय नायर उनके दफ्तर से काम करता था या वहां से क्यों करता था। लेकिन वो ये बात लगातार कहते रहे कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था और विजय नायर से उनका कोई लेना देना नहीं है। यानी विजय नायर से उन्होंने अपने सारे जो रिश्ते हैं वो एक झटके में तोड़ दिए और कहा कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। जबकि विजय नायर, आपको याद होगा ईडी ने जो लिखा अपनी चार्जशीट में, विजय नायर ही शराब के व्यापारियों से केजरीवाल की मीटिंग करवाता था और फोन पर भी विजय नायर ने केजरीवाल से उनकी बात करवाई थी। तो देखिए, ड्यूरिंग द कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ द अरेस्टी हिज मल्टीपल स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड। ही इज फाउंड to be giving evasive replies and concealing information during the custodial interrogation। तो ईडी कहता है कि वो किसी बात का जवाब सही से नहीं दे रहे हैं। On being asked about the extent of interaction and reporting of Shri Vijay Nair to the arrestee, he stated that Vijay Nair did not report to him but to Miss Atishi and Shri Saurabh Bhardwaj and his interaction with Vijay Nair was limited। ऐसा ये कहते हैं। आगे ये भी लिखा है कि उन्होंने कहा कि अगर आप विजय नायर को नहीं जानते तो वो आपके मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस से कैसे वो काम करता था। वो तो कैंप ऑफिस में बैठता था, वहीं से ऑपरेट करता था। दूसरा, एक और कैबिनेट मंत्री के घर पर वो रहा करता था और ये कैबिनेट मंत्री जो है अशोक गहलोत, माफ कीजिएगा, जो गहलोत हैं दूसरे, वो उनका जो घर है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल बगल में है। इस पर केजरीवाल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो मेरे कैंप ऑफिस से कैसे ऑपरेट करता था, मैं नहीं जानता इस बात को। और आगे वो लिखते हैं, द अरेस्टी वॉज शोन द एविडेंस ऑफ हवाला ट्रांसफर्स टू द ट्यून ऑफ ₹45 crores which is corroborated with CDR locations, call records, IT seized data of hawala firm in Goa, proof of payments being done in part cash and part bill, and WhatsApp showing this arrangement. He was also shown multiple statements of witnesses who worked on the Aam Aadmi Party campaign in Goa, who received cash from one
चरणप्रीत सिंह हु वाज वर्किंग फॉर दी आम आदमी पार्टी कैंपेन इन गोवा। तो ईडी ये कह रहा है कि हमने सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के सामने रख दिए, हवाला ट्रांसफर कैसे हुए उस सारे सबूत रख दिए, फोन की लोकेशन, सीडीआर लोकेशंस, फोन कॉल के रिकॉर्ड्स, इनकम टैक्स ने जो पूरा डेटा हवाला को साबित करते हुए जो सीज किया था वो सारे सबूत कि कैसे ये पैसा गोवा में पहुंचा, किसके पास पहुंचा, व्हाट्सएप चैट्स, सब कुछ केजरीवाल के सामने रख दिया और कहा कि आप बताइए इस पर आपको क्या कहना है। फिर भी केजरीवाल ने सब कुछ डिनाई कर दिया। इवन आफ्टर शोइंग ऑल द अबव एविडेंस, द अरेस्टी क्लेम्ड अनअवेयरनेस इवन दो the beneficiary of these funds is the Aam Aadmi Party, which is headed by the arrestee. The arrestee has even given false and contrary evidence vis-a-vis other members of the Aam Aadmi Party. और इसमें जो लिखा हुआ है तमाम तरह के उन्होंने कहा कि हमने सबूत सब कुछ केजरीवाल के सामने रख दिए, लेकिन केजरीवाल साहब किसी भी बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा सकता है और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय नायर दिल्ली के शराब घोटाले की सबसे मुख्य कड़ी है। ईडी के मुताबिक विजय नायर ही वो शख्स है जिसने शराब कारोबारियों से डील करने के बाद उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करवाई थी और इस पूरे घोटाले में विजय नायर की भूमिका एक बिचौलिए की थी। लेकिन अब केजरीवाल के बयान ने इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और आने वाले दिनों में ईडी केजरीवाल के बयान के आधार पर आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ कर सकती है। और यहां बात सिर्फ पूछताछ की नहीं है। आज जब ईडी अदालत को यह बता रहा था कि केजरीवाल ने उसे ऐसा कहा है कि विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो इस दौरान ना तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है और ना ही उनके वकीलों ने इस पर कोई आपत्ति जताई। जबकि केजरीवाल ने अगर ऐसा ना कहा होता तो वो और उनके वकील ईडी के इस दावे पर उसी समय अदालत में आपत्ति जता सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं जताई। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल अपने बयान पर कायम है और वो यही बताना चाहते हैं कि विजय नायर से उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जानबूझकर फंसा रहे हैं या फिर ये एक सोची समझी कानूनी रणनीति है, ये आगे जाकर पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि अब ईडी इन्हें पूछताछ के लिए बुलाए और अगर इनका रिश्ता साबित हो जाता है तो केजरीवाल के वकील हैं जो उन्होंने वो ये सोचा होगा कि इसमें केजरीवाल का जो दोष है वो इसके बाद कम हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि आज जब ईडी ने अदालत को केजरीवाल के इस बयान के बारे में बताया तब आतिशी खुद अदालत में मौजूद थी और उस पूरे घटनाक्रम को स्वयं देख रही थी और कोर्ट की सुनवाई के बाद जब अदालत में ही उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जबकि इससे पहले आतिशी इसी शराब के घोटाले में एक के बाद एक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी कि केजरीवाल को फंसाया गया है, लेकिन आज केजरीवाल ने ऐसा लगता है कि उन्हें ही फंसा दिया। Ma'am, he has taken your name for the first time. Would you like to say something? Ma'am, according to them, Mr. Kejriwal has made a statement. Ma'am, he has taken your name for the first time. Would you like to say something? Ma'am, according to them, Mr. Kejriwal has made a statement. आतिशी ने आज कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि वो कल सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी में अगर आप देखेंगे सभी नेता खुलासा करने में एक्सपर्ट हैं। केजरीवाल ने भी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, उनकी पत्नी ने कहा था कि वो अदालत में एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन वो कोई खुलासा था ही नहीं। अब आतिशी कह रही हैं कि वो कल सुबह खुलासा करेंगी। हो सकता है, अब पता नहीं उनके पास क्या होगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनके पास ऐसा कोई बहुत बड़ा खुलासा वो करने वाली है। लेकिन एक रणनीति ये जरूर हो सकती है कि अगर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के बारे में साबित हो जाता है कि विजय नायर जो कुछ कर रहा था वो इनके साथ मिलकर कर रहा था, तो केजरीवाल अपने बारे में एक ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री तो वो थे, साइन भी वही कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। यह भी हो सकता है कि केजरीवाल आगे चलकर यह कह दें कि उनके मंत्रियों ने उन्हें ठीक से जानकारी नहीं दी
या उन्हें तो पता ही नहीं था कि इस शराब घोटाले में कोई इस तरह की चीज उन्हीं की सरकार में हो रही है। वैसे अब तक शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया, मनोज सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं और अब कहा जा रहा है कि अगला नंबर अगर ऐसे ही चलता रहा तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी हो सकता है। हालांकि आज यहां बात सिर्फ आतिशी और सौरभ भारद्वाज की नहीं है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में खुद को बचाने के लिए पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को भी फंसा रहे हैं और उन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ईडी के मुताबिक उसने पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल को ऐसे कई सबूत दिखाए जिनसे साफ प्रमाणित होता है कि वर्ष 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए पहुंचे और ईडी ने अरविंद केजरीवाल का सामना गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उन तमाम नेताओं के बयानों से भी करवाया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है उन्हें पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए पैसा कैश में आया था, नकद मिला था। लेकिन केजरीवाल ने इन तमाम सबूतों और बयानों को देखने के बाद सिर्फ ये कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो पूरी जो पूछताछ उनके साथ इतने दिन तक चलती रही, केजरीवाल के मुंह से एक ही बात निकलती थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इससे भी बड़ी बात यह कि जब ईडी ने केजरीवाल से पूछा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता ने कहा है कि गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को उन्होंने खुद पार्टी का प्रभारी चुना था, तो केजरीवाल ने यह कहा कि नारायण दास गुप्ता कंफ्यूज हैं और वो गलत कह रहे हैं। तो ईडी ने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इवन आफ्टर शोइंग ऑल द अबव एविडेंस, द अरेस्टी क्लेम्ड अनअवेयरनेस even though the beneficiary of these funds is the Aam Aadmi Party, which is headed by the arrestee. The arrestee has even given false and contrary evidence vis-a-vis other members of Aam Aadmi Party. और फिर उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल who first says that ND Gupta is an active member of the party, उसके बाद वो कह देते हैं कि वो confused है। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का अपना पक्ष क्या है। जब विजय नायर जी को हिरासत में लिया गया था तब उन्होंने ये बात कही थी। 1.5 साल पहले उन्होंने यही बात करी थी कि मैं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट नहीं करता, मैं जो भी अपना काम करता हूं उसमें मेरा रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ से है। कल जितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन रामलीला मैदान में देश ने देखा तब ये लोग बौखला गए हैं। इन दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं का नाम जो दिल्ली में भी मंत्री हैं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उनका नाम इसीलिए गया है क्योंकि अब भाजपा को समझ में आ गया कि अरे भाई एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने से ये पार्टी बंद नहीं होगी, अब एक काम करो 2-3 और नेताओं की तैयारी करना शुरू करो। ईडी का यह भी आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक की पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं दिया और वो अपने लैपटॉप और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस और फोन का पासवर्ड भी देने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए ईडी कुछ समय के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड अदालत से मांग सकता है। लेकिन ईडी का कहना है कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए और यह मांग अदालत ने आज मंजूर भी कर ली और केजरीवाल को 15 दिन के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया। हालांकि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए भेजा गया ताकि वो लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार ना कर सके। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जेल से ही अब दिल्ली की सरकार चलाएंगे और वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे। तो आजाद भारत के इतिहास में अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो जेल से ही अपनी सरकार को चलाते रहेंगे। इससे पहले यह काम कभी किसी ने नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की पूरी कमान अब संभाल ली है और अब लगभग सभी मंचों पर सुनीता केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करती हुई दिख रही हैं। हर जगह अब आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो सुनीता केजरीवाल है। 31 मार्च को जब दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली हुई
तो इस रैली में भी आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा सुनीता केजरीवाल ही थी। और इस दौरान इन तस्वीरों की बड़ी चर्चा रही, जिनमें सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल के कान में कुछ कह रही हैं, उनके साथ बैठी हैं, उनका हालचाल पूछ रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, और सुनीता केजरीवाल भी सोनिया गांधी से बातचीत कर रही हैं, उन्हें बता रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज आपको सोनिया और सुनीता की ये जोड़ी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोनों के बीच आपको संबंध मधुर दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी आज सुनीता केजरीवाल के पीछे खड़ी हैं, उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन 2015 वर्ष 2015 याद कीजिए, सुनीता केजरीवाल के पति अरविंद केजरीवाल तब कहते थे कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और सोनिया गांधी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ होनी चाहिए। और पूछताछ में सोनिया गांधी से रिश्वत के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाना चाहिए। 2 दिन अगर सोनिया गांधी को अरेस्ट कर लिया तो वो सब बता देंगी कि कहां किसने कितना पैसा खाया है। आज मैं 2015 का वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूं। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी के बारे में जहर उगलते थे, कहते थे कि सोनिया गांधी को अरेस्ट कर लो। आज वो सोनिया गांधी की पार्टी के साथ हैं। सोनिया गांधी इस मुसीबत की घड़ी में अरविंद केजरीवाल की पत्नी का पूरा साथ दे रही हैं और आज सोनिया गांधी की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। और यहां आप देखिए, आज का जो समय है उसमें अगर आप देखेंगे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बारे में सिर्फ जहर उगलते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, एक दूसरे के जरिए जो उनका पुराने जमाने में पहले कभी अपमान हुआ है उसे हमेशा याद रखते हैं, उसे भूलते नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि राजनीति बड़ी जहरीली होती चली जा रही है। लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत मैच्योरिटी और परिपक्वता दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल के इस बयान को भुला दिया और आज वो सुनीता केजरीवाल की पूरी मदद कर रही है। अब वो दिल से कर रही हैं या डर से कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। दिल से भी कर सकती हैं क्योंकि उनके बहुत सारे सहयोगी कहते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा है और वो लोगों को माफ कर देती हैं। और इस समय भारत की राजनीति में वो उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जो दूसरे प्रतिद्वंदियों के बारे में आज भी सभ्य भाषा का ही इस्तेमाल करती हैं, जहर नहीं उगलती हैं आमतौर पर। हालांकि विवादित बयान तो उन्होंने भी कई बार दिए हैं, मौत का सौदागर का बयान उन्होंने ही दिया था, ये मुझे याद है। लेकिन आमतौर पर आप सोनिया गांधी को उस रूप में नहीं देखेंगे। अब वो दिल से सुनीता केजरीवाल के साथ हैं या डर से साथ हैं, क्योंकि उन्हें डर भी सता रहा होगा। उन्हें यह डर सता रहा होगा कि जो एक्शन आज केजरीवाल परिवार पर हो रहा है, केजरीवाल पर हो रहा है, आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर भी हो सकता है, कांग्रेस पार्टी पर भी हो सकता है। इसलिए अगर अब एकता नहीं दिखाई तो सारे के सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और समय का चक्र देखिए कि जिस रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी, शरद पवार, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला और लालू यादव जैसे नेताओं को खुलकर भ्रष्ट बताते हुए उनके खिलाफ अन्ना आंदोलन किया था, उनके खिलाफ भूख हड़ताल की थी, उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और कहा था कि अगर वो आ गए तो इन नेताओं को छोड़ेंगे नहीं। उसी रामलीला मैदान में, उसी जगह बैठकर वो इन्हीं सारे विपक्षी नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये इतनी लंबी चौड़ी रैली की है। इससे भी बड़ी बात यह कि रैली असल में आम आदमी पार्टी की रैली लग रही थी, ये इंडिया गठबंधन की नहीं, ये केजरीवाल की रैली लग रही थी, जिसमें चारों तरफ अरविंद केजरीवाल के पोस्टर और बैनर ही लहरा रहे थे। और यह बात शायद विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आई और इसीलिए मंच पर अरविंद केजरीवाल का जो बैनर, बड़ा सा बैनर लगाया गया था, उसे फिर रैली के बीच में ही हटवा दिया गया। और कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई थी कि भाई ये रैली तो इंडिया गठबंधन की है, इसमें हर जगह अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं।
अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर एकजुट होकर इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले हैं। मतलब क्या अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को एक कर दिया है? और हमारे देश में जो विपक्षी नेता धर्मनिरपेक्षता को अक्सर खतरे में बताते हैं, वही नेता मुसलमानों के वोटों के लिए इतनी राजनीति कर रहे हैं। और इस बात को इन तस्वीरों से आज आप जरा समझिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी को शहीद बताने के बाद उनके परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की और कहा कि वो इस मुश्किल वक्त में मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके चाहने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए, बातचीत किया हमसे। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। तो अब मुख्तार अंसारी के नाम पर भी जबरदस्त राजनीति हो रही है। क्यों हो रही है और इसका क्या नतीजा होगा, उससे पहले मैं आपको वो भीड़ दिखाना चाहता हूं। आज की आप भीड़ देख लीजिए। और आपको याद होगा, जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा यहां से निकाला जा रहा था, उस दिन गाजीपुर में जबरदस्त भीड़ थी और वही भीड़ इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये भीड़ देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुख्तार अंसारी की मौत ने कैसे इस इलाके के मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। बड़ी संख्या में लोग उनके जनाजे के आसपास थे और उस दिन वहां पर पहुंचे थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं, ये पूरे भारत ने देखी हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कैसे उस इलाके के मुसलमान एकजुट हो गए हैं, एक साथ आ गए हैं। कहने के लिए मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, एक डॉन था, लेकिन ये लोग उसे ना तो अपराधी मानते हैं, ना डॉन मानते हैं, ये लोग उसे गॉड फादर मानते हैं। अब बड़ी बात यह है कि मुसलमान एक साथ हो गए। ये तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन टीवी पर जब देश भर में ये तस्वीरें बीजेपी के हिंदू वोटर्स ने देखी होंगी, तो वो भी इन तस्वीरों को देखकर शायद एकजुट होने की तैयारी कर रहे होंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तार अंसारी की मौत जो है वो वोटर्स को भी ब्लैक और व्हाइट में धर्म के आधार पर बांट दे। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के नाम पर दो गठबंधन इस समय मुस्लिम वोटों की खुलकर राजनीति कर रहे हैं। इनमें पहला गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का है, जिसमें समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ खुलकर खड़ी हुई है। और अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को अपनी पार्टी का लोकसभा उम्मीदवार बना दिया है। जबकि दूसरा गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का और अपना दल का है, उनके बीच में हुआ है। और यह गठबंधन भी उत्तर प्रदेश की 80 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। और इसलिए शायद ओवैसी को ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो मुख्तार अंसारी के परिवार को अपना समर्थन देते हैं, उनके घर जाते हैं, उन्हें शहीद बताते हैं, तो इससे चुनाव में उन्हें भी मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे। और इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ और नहीं हो सकता कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता, हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ मुसलमान वोटों के लालच में आज इस अपराधी का साथ दे रही हैं। हमने उस दिन भी कहा था, हमारे देश के मुसलमानों को, हमारे देश के मुसलमान वोटर्स को आज ये सोचना होगा कि वो अपना पोस्टर बॉय, अपना प्रतिनिधि किसे बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, अब्दुल हमीद जो शहीद हुए थे भारत के लिए, उन्हें अपना प्रतिनिधि और अपना पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, या फिर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। वो किस चेहरे के साथ जाने जाना चाहते हैं? वो मुख्तार अंसारी के हमदर्द के रूप में जाना जाना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर के रूप में जाना जाए? ये आज उन्हें तय करना है। और राजनीति शायद इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह से जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, उस भीड़ में इन पार्टियों को अपने वोट नजर आ रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि मुस्लिम वोटों की यह राजनीति किसी एक राज्य और एक मुद्दे तक सीमित है। आपको पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, यह तो उत्तर प्रदेश की बात है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से यह अपील की है कि वो अपना वोट कांग्रेस को देकर बर्बाद ना करें, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, उनकी पार्टी टीएमसी रोकेगी। इसलिए देखिए, यहां इंडिया गठबंधन में सहयोगी होने के बावजूद ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस को वोट देकर वोट बर्बाद मत करो। ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব, কিন্তু বাংলায় সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, कांग्रेस के वोट दिया मैंने बीजेपी के वोट दिया। अब आप ये देखिए कि जो विपक्षी दल बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं, वही विपक्षी दल अब मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या ओवैसी, वो खुलेआम अपराधियों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। मुख्तार अंसारी को वो गरीबों का इतना बड़ा मसीहा बता रहे हैं, जबकि वो एक अपराधी था, वो एक डॉन था, उसने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया है। फिर भी ये नेता उसके पीछे खड़े हैं और सारे देश के जो लोग हैं वो चकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अपराधी के पीछे ये सारे नेता जाकर खड़े हो जाते हैं। जो हमें दिखाई दे रहा है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा? सच्चाई ये है कि इन्हें भी सब दिखता है, ये भी सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। मुख्तार अंसारी को हमसे और आपसे ज्यादा ये लोग जानते हैं। मुख्तार अंसारी क्या करता था, अतीक अहमद क्या करता था, हमसे भी ज्यादा ये लोग जानते हैं। फिर भी उसके पीछे खड़े हैं। उसके पीछे कारण है राजनीति और वोट बैंक। हमारे देश में राजनीति की छवि ऐसी बना दी गई है कि हमारे देश के नेता ये कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है। हमें और आपको, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आपसे कहा जाएगा कि आप नियमों का पालन करेंगे, नैतिकता का पालन आप जरूर करेंगे, आप अपना वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन राजनीति में नेताओं ने अपने लिए सारे डिस्काउंट ले लिए हैं। वो कहते हैं राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। एक नया आपने देखा होगा, वर्षों से आप सुनते आ रहे हैं, राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। और ये बात कहकर, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन, ये बात कहकर राजनीति में हर नेता अपनी पार्टी छोड़कर जब चाहे किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, सत्ता की मलाई खाता है और सारे सिद्धांतों को तोड़ देता है, ये कहकर कि राजनीति में तो सब अलाउड है। तो इन्होंने अपने लिए कोई नियम कानून रखे ही नहीं है और लोग भी शायद इस बात को मान गए कि राजनीति में सब अलाउड है, राजनीति में तो कुछ भी किया जा सकता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य रूप से 3 मुद्दों के आधार पर मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है और इस बार खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है या फिर पूरे देश का मुसलमान है, उसके दिमाग में 3 बड़े मुद्दे हैं, 3 बड़े फैक्टर हैं जो मैं आपको बताता हूं कि इस बार भारत का मुसलमान क्या सोच रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा उसके दिमाग में जो छाया हुआ है वो है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव में मुस्लिम वोट मिल सकते हैं और मुसलमानों की जो पहली सहानुभूति गई वो कांग्रेस के प्रति गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता राम मंदिर नहीं गए थे और वो बाबरी मस्जिद के बारे में छोटे बयान देते चले गए। और देश के मुसलमानों को लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो राम मंदिर के मामले पर हमारे साथ खड़ी है, ये बाबरी मस्जिद के साथ खड़े हैं, ऐसा इंप्रेशन उन्हें लगा। तो ये मुद्दा देश के मुसलमानों के दिमाग में है पहले नंबर पर। दूसरा मुद्दा है सीएए का। तो जो राम मंदिर का मुद्दा है उस पर पूरी लीड ले ली कांग्रेस पार्टी ने, वहां कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही, इसलिए कांग्रेस को फायदा होगा। दूसरा मुद्दा है सीएए का, जिस पर ममता बनर्जी ने लीड ले ली और ममता बनर्जी को मुसलमानों के वोट मिल सकते हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में वहां के जो मुसलमान हैं वो कांग्रेस की बजाय ममता बनर्जी को वोट देंगे और इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने सीएए का जबरदस्त विरोध किया है, यहां तक कह दिया है कि वो अपने राज्य में पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी, यहां तक कह दिया है। और मुसलमान वोटर के बारे में एक बात ये कही जाती है कि वो बीजेपी को रोकना चाहता है
और वो अपना वोट कभी बर्बाद नहीं करता। इसलिए वो ये देखता है कि कौन सी ऐसी सबसे मजबूत पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है, फिर वो उसे वहां वोट देता है। तो वो जानता है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो वोट देगी ममता बनर्जी को। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही विकल्प है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उसका वोट जाएगा अखिलेश यादव को या राहुल गांधी की पार्टी को। देश के मुसलमानों के मन में तीसरा मुद्दा है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों का इस तरह मारे जाना और फिर वो उनका समर्थन करना, और वो इन्हें अपने लोकल हीरो मानते हैं और इनके परिवार के साथ खड़े होकर मुस्लिम वोटों को जो है बड़े बड़े नेता अब साधना चाहते हैं, क्योंकि खास तौर पर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां का मुसलमान इन अपराधियों को अपना नेता भी मानता था, अपना हीरो भी मानता था, अपना गॉडफादर भी मानता था। और यह काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी मुख्तार अंसारी के नाम पर मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण कर रही है। और इस राजनीति को आप आज कुछ आंकड़ों से समझिए कि यह राजनीति इतनी जरूरी क्यों हो गई है। भारत में इस समय लगभग 15% मुसलमान वोटर हैं, जबकि लोकसभा की 543 सीटों में से कुल 101 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% या उससे ज्यादा है। और ये वो सीटें हैं जिन पर मुसलमानों के वोट अगर विभाजित ना होकर एकजुट होकर किसी एक पार्टी या उम्मीदवार को मिल जाएं तो उस पार्टी की जीत की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और यही वजह है कि हमारे देश में मुस्लिम वोटों की राजनीति इतनी खुलकर होती है। यह राजनीति भी जिन राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और असम प्रमुख है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों में मुस्लिम वोटर्स की आबादी 15% से 35% के बीच है। जैसे असम में 34.2%, पश्चिम बंगाल में 27%, केरल में 26.6%, उत्तर प्रदेश में 19.3% और बिहार में भी 16.9% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो सोचिए, यहां के जो विपक्षी दल हैं वो मुसलमानों के प्रति ऐसा तुष्टीकरण ना करें तो फिर क्या करें, चुनाव कैसे जीतेंगे। इन राज्यों में भी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां लोकसभा की अकेले 30% यानी 162 सीटें हैं। और यही वजह है कि इन राज्यों में राम मंदिर, सीएए और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधियों के नाम पर मुस्लिम वोटों की राजनीति हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीति में विपक्षी दलों का मुकाबला अब आपस में ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी इस मुकाबले में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। उदाहरण के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। 79%। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 77% मुस्लिम वोट आरजेडी और उसके सहयोगी दलों को मिले थे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 75% मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी को मिले थे। और इसीलिए ये पार्टियां अपने अपने राज्यों में अलग अलग मुद्दों पर मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं और खुलकर करती हैं। और इनकी कोशिश यही है कि ये मुस्लिम वोट विभाजित ना हो जाए, इसे एक साथ इकट्ठे रखना है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ सारे खुलकर बयान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है, इसलिए अखिलेश यादव ने वहां कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। अखिलेश यादव खुद राम मंदिर नहीं गए और उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें चुनाव लड़ने के लिए इस बार दे दी, क्योंकि वो जानते हैं कि मुस्लिम वोट जो हैं वो बचकर और कहां जाएंगे, या तो कांग्रेस के पास जाएंगे या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। और अगर ये दोनों मिल गए तो फिर इन्हें फायदा ही फायदा है। बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह भीड़ आई, उस भीड़ ने विपक्षी दलों को मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन हमें लगता है कि इन तस्वीरों का एक और प्रभाव यह होगा कि इससे हिंदू वोट भी एकजुट हो सकते हैं जब वो इस भीड़ को इस तरह से एक साथ एकजुट होते हुए देखेंगे। हम आपको उस खबर के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी देश भर में चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन आपके परिवार में भी उसकी चर्चा भी होनी चाहिए और आपको इस खबर से बहुत कुछ सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के शौकीन हैं तो इस खबर को ध्यान से देखिएगा। पंजाब के पटियाला में 10 साल की एक बच्ची की अपना ही बर्थडे केक खाकर जान चली गई। इस बच्ची के जन्मदिन पर उसके परिवार ने एक फूड डिलीवरी ऐप से
केक का ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जब परिवार में या दोस्तों में किसी का जन्मदिन होता है तो आप केक ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और केक कुछ ही देर में आपके पास डिलीवर हो जाता है और आप खा भी लेते हैं उस केक को। पर आपको पता होता है कि वो केक सही है या नहीं है, वो केक पुराना तो नहीं है, उस केक में क्या मिला हुआ है। आज हम इस खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको 10 साल की इस बच्ची के आखिरी जन्मदिन का वो आखिरी वीडियो दिखाते हैं जो उसके जीवन का आखिरी वीडियो साबित हुआ, क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद इस बच्ची ने केक काटा, अपना जन्मदिन मनाया, केक खाया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये बच्ची 10 साल की थी, सिर्फ 10 साल। अपने जन्मदिन पर कितनी खुश थी, जैसे कोई भी 10 साल का बच्चा खुश होता है। इसका नाम था मानवी और ये स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। 24 मार्च को इसका जन्मदिन था और उसी दिन शाम को उसके परिवार ने एक मशहूर फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से ऑनलाइन ऑर्डर करके ये केक मंगवाया, जिसे मानवी ने अपने घर पर अपने परिवार के साथ काटा। और केक काटते समय किसी भी बच्चे की तरह वो बेहद खुश थी, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि इस केक में क्या है। उसने अपनी छोटी बहन, अपनी माँ और अपने नाना नानी को भी ये केक खिलाया और ये एक हंसता खिलखिलाता परिवार था और वो खुशी के इस पल को हमेशा याद रखने के लिए इस पल का वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह मानवी का आखिरी जन्मदिन होगा, आखिरी केक होगा और उसका आखिरी वीडियो होगा। केक खाने के थोड़ी ही देर के बाद मानवी और उसके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें चक्कर आने लगे। यानी जिसने भी एक केक खाया सबकी तबीयत खराब हो गई। छोटी बच्चियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और मानवी और उसकी बहन को उल्टियां होने लगी और मानवी के मुंह से झाग निकलने लगा। इन दोनों बच्चियों को उल्टी होने के बाद उनके परिवार के लोगों को लगा कि शायद किसी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी। इसके बाद ये दोनों बच्चियां सो भी गई। रात में मानवी ने यह कहते हुए पानी मांगा कि उसका गला सूख रहा है और फिर उसने धीरे धीरे पानी पिया और दोबारा सो गई। लेकिन सुबह 4 बजे जब मानवी की मां ने उसे छूकर देखा तो उसका शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था और यह देखकर परिवार के सभी लोग घबरा गए, तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए और वहां डॉक्टर्स ने उसे पहले ऑक्सीजन दिया, उसके बाद तमाम टेस्ट किए और फिर कहा कि मानवी की मृत्यु हो चुकी है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਨਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ केक नहीं निकलिया, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਚ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ 2 बार। तो जैसा आपने सुना अभी, बच्ची के परिवार का कहना है कि मानवी की मौत केक खाने से हुई और उसकी छोटी बहन इसलिए बच गई क्योंकि उसे ज्यादा उल्टियां हो गई थी और उसने जो भी केक खाया था वो उसके शरीर से बाहर निकल गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत की और जब जांच की गई तो पता चला कि जोमैटो से जिस बेकरी से ये केक ऑर्डर किया गया था उस बेकरी का नाम है केक कान्हा। तो जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो केक कान्हा नाम की बेकरी थी ये एक फर्जी बेकरी थी और इसके बिल पर जो पता लिखा हुआ था उस जगह पर वैसी कोई बेकरी थी ही नहीं। यानी जिस जगह पर ऑर्डर किया गया ये ऑनलाइन वो बेकरी थी ही नहीं कहीं। मानवी के परिवार ने लेकिन इसके बाद एक बड़ी समझदारी दिखाई, जो आपके लिए भी बहुत सीखने वाली बात है। अब सोचिए कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, आप दुकान पर तो कभी गए नहीं, आप जानते भी नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपका केक कहां से आ रहा है और जब जांच हुई तो पता चला वो बेकरी, वो दुकान है ही नहीं, तो कैसे पता चले कि ये केक कहां से आया। तो यहां परिवार ने बड़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने 30 मार्च को एक बार फिर से उसी जोमैटो से, उसी बेकरी से एक और केक ऑर्डर किया और इस बार जब केक लेकर वहां का डिलीवरी बॉय पहुंचा तो परिवार ने इस डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया और तब यह पता चला कि वो ये केक न्यू इंडिया बेकरी नाम की किसी दुकान से लेकर आया था। और इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये न्यू इंडिया बेकरी का मालिक ही एक और बेकरी चलाता था जिसका नाम था केक कान्हा और वो जोमैटो पर इसी नाम से केक बेचा करता था। लेकिन सोचिए, मानवी के परिवार के लोगों ने अगर दोबारा ये केक ऑर्डर मंगाया होता तो शायद
ये सच उनके सामने आता ही नहीं। पुलिस ने अब इस बेकरी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उसका मालिक अब भी फरार है और कहा जा रहा है कि उस केक में अब जांच ये हो रही है, ये पता लगाया जा रहा है कि इस केक में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हो गई और मानवी की मौत हो गई। मानवी की विसरा रिपोर्ट से सच सामने आ ही जाएगा और यह रिपोर्ट भी बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो डॉक्टर टीम वालों विसरा लैब टेस्टिंग वास्ते भेजा गया है, लेकिन विसरा रिपोर्ट से की होता है कि लगभग 1 महीने का टाइम लगता है। तो पटियाला पुलिस वालों फॉलो अप करके रिमाइंडर दे कि प्रायोरिटी ते विसरा रिपोर्ट सानू दिया जाए सो दैट तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि पटियाला की पुलिस ने इस घटना के बाद जोमैटो से भी सफाई मांगी है और उससे पूछा है कि क्या उसने जब काना बेकरी को अपने ऐप का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी तो इससे पहले क्या जोमैटो कंपनी ने इस बेकरी की कोई जांच की थी या नहीं, और क्या उसने इसके लिए कोई गाइडलाइंस तय कर रखी हैं और क्या उन गाइडलाइंस का पालन किया गया था या फिर इसमें लापरवाही हुई है। और जोमैटो ने कहा है कि वो जांच में अपना पूरा सहयोग करेगी। एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि जोमैटो एक बहुत बड़ी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है और अगर एक फर्जी कंपनी जोमैटो के जरिए खुलकर बिजनेस कर रही है तो इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसा कैसे हुआ इसकी जिम्मेदारी भी तय जरूर होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या आप जिस रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं क्या वो सही में उसी रेस्टोरेंट का खाना होता है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, और फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर किया गया खाना कितना सुरक्षित है। अब यह भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे देश के लोगों के मन में इस समय घूम रहा होगा। इसलिए आज हम आपसे 2 बातें कहना चाहते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स जो हैं उनसे भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऐप्स हैं इन्हें अपने फूड पार्टनर्स की अच्छे से जांच करनी चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि जहां से भी ये खाना ऑर्डर कर रहे हैं वो जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं, क्या उनके यहाँ इनकी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, क्या वो इस काबिल भी हैं कि जोमैटो जैसी बड़ी कंपनी उनके खाने को अपने कस्टमर्स तक पहुंचा सके। उन्हें ये जांच करनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। दर्शकों से आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप जोमैटो पर आंख बंद करके या दूसरे फूड डिलीवरी ऐप्स पर आंख बंद करके ऑर्डर कर देते हैं और आपको खुद नहीं पता होता कि ये खाना कहां से आ रहा है, कहीं ये खाना कई दिनों पुराना तो नहीं है, कहीं इस खाने में कोई खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल तो नहीं डाल दिया गया है। इसे लेकर आपको सचेत रहना चाहिए और जिस दिन भी आपको ऐसा लगे कि आपको इस मामले में धोखा मिला है या आपको कुछ शक हो रहा है तो तुरंत फूड डिपार्टमेंट में आप या तो शिकायत कीजिए या फिर लोकल पुलिस थाने में जाकर इनकी शिकायत कीजिए। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वहीं रहती हैं, वो किसी के लिए ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे।